हेलो बच्चों, मैं मीनाक्षी शर्मा रेजोनेंस पीसीसीपी से हिंदी फैकल्टी। आज हम लोग जो कक्षा 10th है हमारी, उसी के क्योंकि बोर्ड एग्जाम आप लोगों के चल रहे हैं अभी, तो हिंदी का जो पेपर है उसकी तैयारी आप कैसे करेंगे। तो कुछ पिछले साल के जो पेपर हैं उनमें जो आए हुए प्रश्न हैं, आज हम उन्हीं को सॉल्व करेंगे। और उसमें भी जो हमारे क्योंकि जो हमारी पाठ्य पुस्तक है स्पर्श भाग 2, उसी का जो गद्य खंड है उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, हम देखते हैं। गद्य खंड में भी हमने उनको कुछ पार्ट में डिवाइड किया है और वैसे हमने क्वेश्चंस निकाले हैं, पुराने जितने भी आए हुए हैं क्वेश्चंस हैं उन्हीं को। तो हम यहाँ पर 3 चैप्टर हैं हमारे, उन 3 चैप्टर से पिछले 10 वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं का समाधान, उन्हीं का जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर हम देखेंगे। और प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं वो भी आपको इससे जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारे गद्य खंड में जो 3 चैप्टर हैं उन्हीं से हम इसको शुरू करेंगे। तो जो 3 चैप्टर हमने यहाँ पर इस सीरीज में लिए हैं, वो पहला है अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले, और दूसरा चैप्टर है हमारा कारतूस, और तीसरा चैप्टर है पतझड़ में टूटी पत्तियां। ठीक है, तो इन 3 चैप्टर से गत वर्षों में जो आए हुए प्रश्न हैं, हम सबसे पहले ये जो पहला चैप्टर है हमारा गद्य खंड का, उसी को देखते हैं कौन कौन से प्रश्न और किस किस तरीके से पूछे गए हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न जो पूछा गया है 2012 का, यहाँ पर हमने प्रश्न लिया है। इसमें पूछा गया है अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले पाठ के आधार पर लिखिए कि बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो हम जो पहला इसका जो प्रश्न पूछा गया है वो पर्यावरण से संबंधित पूछा गया है कि जो आबादी बढ़ रही है, जो जनसंख्या बढ़ रही है, उससे पर्यावरण, जो हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है या कोई फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, वो हमें यहाँ पर उसके बारे में बताना है। तो देखिए, बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर व्यापक प्रभाव पड़ा है, यानी बहुत बहुत बड़े स्तर पर इसका प्रभाव पड़ता है। हम अपनी सुविधाओं के लिए पर्यावरण का दोहन करते जा रहे हैं, यानी पर्यावरण को नुकसान करते जा रहे हैं। अपने घर बनाने के लिए हम जंगलों को नष्ट कर रहे हैं। इसके कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है, और यही कारण है कि हमें विभिन्न आपदाओं, यानी जो भी मुसीबतें आती हैं, आपदा यानी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। विभिन्न अलग अलग तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। पशु पक्षियों की प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, यानी पेड़ काटे जाने से जो पक्षी वहां पर निवास करते हैं, तो अब पेड़ नहीं है तो बेचारे वो कहाँ जा करके रहेंगे, तो इसीलिए उनकी जो प्रजातियां हैं वो समाप्त होती जा रही हैं। प्राकृतिक संसाधनों का तेजी से इस्तेमाल हो रहा है, जिसके कारण उसकी कमी हो रही है। इसीलिए हमें सजग होना होगा और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे ताकि प्रदूषण कम हो सके। तो ये हमारा प्रश्न जो एक हमने लिया 2012 का। 2013 में देखिए, इससे जो प्रश्न पूछा गया इसी चैप्टर से, अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले पाठ के लेखक ने प्रेम और अपनत्व की भावना के अभाव के क्या कारण बताए हैं कि लोगों का आपस में जो प्रेम और जो अपनेपन की जो भावना है ये कम होती जा रही है, इसके क्या कारण है, इसे अपने शब्दों में हमें लिखना है। तो इसके लिए देखिए, अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले पाठ के आधार पर लेखक ने यह बताया है कि किस तरह उसकी माँ इतनी दुखी हो गई थी कि उसके हाथ से चिड़िया का अंडा गिर गया और चिड़िया फड़फड़ा रही थी। इससे पता चलता है कि उनमें कितनी अपनत्व की भावना थी। अब देखो, यहाँ पर क्योंकि प्रश्न पूछा गया था कि अभाव के क्या कारण है, तो अभाव के कारण जो है कि पहले क्या होता था कि जब जो लेखक की माँ है, उनके माँ से जब वो घोंसला जो टूट जाता है, तो वो क्या करती हैं कि वो उसके लिए रोजा रखती हैं और माफी के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं, मतलब ईश्वर से प्रार्थना करती हैं, और वो उसके लिए रोजा भी रखती हैं एक दिन का, क्योंकि वो जो है वो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं जो उनसे जो पक्षियों से भी है या किसी और भी जो उनके साथ रहते हैं, उनके साथ जो अपनेपन की भावना है वो अब ऐसा नहीं रहा है। और उस समय इतनी ही अपनेपन की भावना मनुष्य के मन में होती थी कि अगर वो किसी को दुखी कर रहा है तो वो उसके दुख में खुद शामिल होता था और उसके लिए प्रायश्चित भी करता था। अब ये जो भावना है ये धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है, और इसके कारण जो है, इसके कारण ये भी हो सकते हैं कि मनुष्य जो है अब इतना स्वार्थी हो चुका है कि उसको दूसरों की परवाह ही नहीं है।
ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग हमारे अगले प्रश्न की ओर। इसी चैप्टर के जो प्रश्न है पहले हम उन्हीं के को देख रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 3 में है, जो कि 2017 में पूछा गया है। शेख अयाज के पिता भोजन छोड़कर क्यों उठ खड़े हुए? अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले, पाठ के आधार पर बताइए। क्योंकि ये जो चैप्टर है हमारा, अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले, इस चैप्टर में एक पूरी स्टोरी नहीं दी हुई है, बहुत सारी घटनाओं के साथ ये चैप्टर दिया हुआ है। तो एक घटना जो है शेख अयाज की भी दी हुई है और उसी के बारे में पूछा गया है। तो देखिए इसका उत्तर होगा, शेख अयाज के पिता ने कुएं से लौटकर घर आकर देखा कि उनकी बाजू पर एक काला चोटा जो है रेंग रहा है। वे भोजन प्रारंभ करने ही वाले थे, यानी उन्होंने एक बाइट ही तोड़ा था कि भोजन छोड़ करके वो उठ खड़े हुए। उन्हें लगा कि उन्होंने एक घर वाले यानी उस चोटे को बेघर कर दिया है। उस चोटे का घर कुएं पर था, अतः वह उसे उसके घर में छोड़ने कुएं की ओर चल दिए। भाई उनको लगा कहीं ना कहीं, अब देखो ये अपनत्व की ही भावना है कि उन्होंने ऐसा सोचा कि भाई मैं कुएं पे गया था, ये मेरे साथ वहां से आ गया है, तो ये जो है बेघर हो गया है, इसी मुझे इसके घर वापस छोड़ना पड़ेगा। तो एक अपनत्व की जो भावना है उसी से जुड़ा हुआ ये प्रश्न भी है। देखिए अगला प्रश्न है, अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि बढ़ती हुई आबादी का पशु पक्षियों और मनुष्यों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। इसका समाधान क्या हो सकता है? उत्तर लगभग 100 शब्दों में दीजिए। यानी ये निबंधात्मक प्रश्नों में पूछा गया प्रश्न है और ये पूछा गया है 2018 में। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर, बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर बहुत दुष्प्रभाव हुआ है, यानी दुष्प्रभाव यानी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। इस बढ़ती हुई आबादी ने प्रकृति के संतुलन को गड़बड़ा दिया है। इस आबादी ने समुद्र को पीछे धकेलना शुरू कर दिया है, यानी लोग मकान बनाते जा रहे हैं तो समुद्र का जो आकार है वो छोटा होता जा रहा है। पेड़ों को रास्ते से हटाना और प्रदूषण को बढ़ाना शुरू कर दिया है। भाई पेड़ नहीं रहेंगे तो प्रदूषण तो होना ही है। पशु पक्षी बस्तियां छोड़कर कहीं भाग गए हैं, क्योंकि पेड़ नहीं है, वो रहेंगे कहाँ, तो इसीलिए वो वहां से चले गए हैं। वातावरण में गर्मी होने लगी है, पेड़ के कटने से गर्मी होने लगी है। इस प्रकार बढ़ती आबादी से पर्यावरण प्रदूषित हो गया है। ईश्वर ने धरती के साथ साथ अनगिनत ऐसी वस्तुएं बनाई हैं जो मानव हित में है, यानी मानव की भलाई के लिए है, लेकिन स्वयं को बुद्धिमान समझने वाला मानव इन सबसे लाभ उठाकर स्वार्थी हो गया है। स्वार्थ के वशीभूत होकर उसने नई नई खोज शुरू कर दी है। नई नई खोजों की लालसा में उसने प्रकृति का अत्यधिक दोहन करना शुरू कर दिया है, और दोहन इतना अधिक था कि सहनशील जो प्रकृति है वो भी व्याकुल हो उठी है। प्रकृति के इस असंतुलन का परिणाम यह भी हुआ कि पक्षियों ने बस्तियों से भागना शुरू कर दिया। अब भयंकर गर्मी पड़ने लगी, भूकंप, बाढ़, तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाएं आने लगी और नित्य नए नए जो रोग हैं, जो महामारियां हैं, वो फैलने और पनपने लगी हैं। इन सभी समस्याओं का समाधान है कि आबादी पर रोक लगाई जाए और प्रदूषण को नियंत्रित किया जाए और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ बंद करके अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं। तो ठीक है, ये हमारा प्रश्न। अगला प्रश्न है, इसी से एक पैसेज भी देकर के 2021 में पैसेज देकर के उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये थोड़ा सा अलग प्रकार है प्रश्न का, तो वो भी देखते हैं हम। और पैसेज में दिया हुआ है, बाइबल और दूसरे पावन जो पवित्र ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। ये चैप्टर से ही पैसेज उठाया है। उनका असली नाम लश्कर था। जो नूह है उनका असली नाम बताया गया है लश्कर था, लेकिन अरब में उन्हें नूह के लक़ब से याद किया जाता है। वह इसलिए कि वह सारी उम्र रोते रहे। इसका कारण एक जख्मी कुत्ता था। नूह के सामने से एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा। नूह ने उसे दुत्कारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उनकी दुत्कार सुनकर जवाब दिया कि ना तो मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ और ना ही तुम अपनी पसंद से इंसान हो। बनाने वाला सबका तो एक ही है कि मट्टी से मट्टी मिले खोके सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। जब ये कुत्ते ने जब ये बोला तो उसके साथ ये एक दो पंक्तियां भी उसने बोली थी। तब नूह ने जब उसकी बात सुनी तब वो बहुत दुखी हो कई मुद्दत तक रोते रहे, यानी लंबे समय तक रोते रहे। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है, वह भी एक प्रतीकात्मक रूप से एक कुत्ता ही था।
ये जो गद्यांश हमने पढ़ा, इसी गद्यांश से कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है यहाँ पर पूछे गए हैं। तो अब देखिए, इसमें पहला प्रश्न पूछा है कि सभी जीवों का जन्म किसकी मर्जी से होता है? तो सभी जीवों का जन्म स्वयं की मर्जी से होता है, धर्म की, कर्म की या ईश्वर की? तो सभी जीवों का जन्म जो होता है वो होता है हमारा ईश्वर की मर्जी से। ठीक है, तो आंसर होगा हमारा फोर्थ यानी डी। दूसरा प्रश्न है, नूह सारी उम्र क्यों रोते रहे? लश्कर होने के कारण, पैगंबर होने के कारण या प्रायश्चित भाव के कारण या अस्वस्थ होने के कारण? तो इसका सही विकल्प है प्रायश्चित होने के कारण, क्योंकि उन्होंने कुत्ते को जब कहा था कि दूर हो जाए गंदे कुत्ते, तो जब उस कुत्ते ने जवाब दिया तो उस कुत्ते का जवाब सुनकर के वो उन्होंने बहुत प्रायश्चित किया और उसी से की वजह से वो लंबे समय तक रोते रहे। तीसरा प्रश्न है, गद्यांश का संदेश क्या है? तो देखिए, पहला है कि हमें सबके प्रति असंवेदनशील होना चाहिए, दूसरा है इसमें सबके प्रति संवेदनशील होना चाहिए, तीसरा है हमें किसी गलती के लिए ताउम्र रोना चाहिए, या फिर ताउम्र रोना ही सही मायने में प्रायश्चित है। तो सही विकल्प जो है कि हमें इसमें सबके प्रति संवेदनशील होना चाहिए, यानी हमें सभी के बारे में सोचना चाहिए, किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। अगला चौथा प्रश्न है, मट्टी से मट्टी मिले खोकर सभी निशान, इस पंक्ति का क्या आशय है? तो पहला ऑप्शन है हमारे पास, मृत्यु उपरांत यानी मृत्यु के बाद सभी जीवों का निजी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। भाई कौन इंसान है, कौन कुत्ता है, कौन पक्षी है, तो ये जो अलग अलग हमने अपनी जो पहचान बना रखी है, जो पहचान हमारी है, लेकिन मिट्टी में मिलने के बाद सबको एक हो जाना है, इस पंक्ति का ये पहला जो ऑप्शन है उसका ये मतलब है। दूसरा है, मिट्टी से मिट्टी मिट्टी में ही मिलाई जा सकती है। तीसरा है, सभी जीवों का निर्माण मिट्टी से नहीं हुआ है। चौथा है, सभी जीवों का अस्तित्व स्वयं उसके वश में है। तो सही जो हमारा विकल्प है वो है विकल्प नंबर 1, कि मृत्यु के बाद सभी जीवों का जो अपनी निजी अस्तित्व जो है वो समाप्त हो जाता है, सभी को एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। और पांचवा जो प्रश्न है वो है, नूह ने कुत्ते को क्यों धुतकारा? तो वह उनसे अधिक ज्ञानी था, वह उनसे काफी खतरनाक लगा, वह उन्हें काफी खतरनाक लगा, या उन्हें कुत्ते पसंद नहीं थे, या वे कुत्ते को गंदा मानते थे? तो सही विकल्प है कि वो कुत्ते को गंदा मानते थे। तो ये कुछ जो 2021 में जो है कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न एक पैसेज दे करके दिया गया था, और ये हमारे वही उत्तर जो हैं यहाँ पर दिए हुए हैं, हमने डिस्कस कर ही लिए हैं। अब आते हैं हम लोग हमारे चैप्टर कारतूस पे। ठीक है, कारतूस से जो पिछले जो वर्ष हैं, पिछले वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं, तो उसमें देखिए, ये जो पहला प्रश्न है वो हमारा पैसेज दिया हुआ है, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं, सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहले हम पैसेज देख लेते हैं, गद्यांश देख लेते हैं कि कौन सा गद्यांश हमारे चैप्टर से उठाया है। किस्सा क्या हुआ था, उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपया जुर्माना 3 लाख रुपया सालाना वजीफा मुकर्रर कर दिया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता यानी जो कोलकाता जिसको कहते हैं वहां तलब कर दिया, वहां भेज दिया। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था और उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता में क्यों तलब किया है, भाई वहां क्यों भेजा है। वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की और उल्टा उसे ही भला बुरा सुना दिया। वजीर अली के तो दिल में यूं भी अंग्रेजों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी हुई थी। उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया। भाई एक तो पहले से ही उसके मन में नफरत थी और फिर वो वकील जो है उसकी बात को नहीं सुन रहे थे, तो इसीलिए उसने क्या कर दिया, उसको वहीं पे वकील को मार दिया। पहला प्रश्न ये 2012 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें 3 प्रश्न पूछे हैं कि वजीर अली कौन था, उसे किसने बनारस पहुंचाया था। तो इसका जवाब है कि वजीर अली एक सरकारी नौकर था और कंपनी के गवर्नर जनरल ने उसका तबादला कोलकाता में कर दिया था। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, वजीर अली ने वकील की हत्या क्यों की? क्योंकि वो बात को नहीं सुन रहा था। तो देखिए इसका उत्तर है, वकील ने वजीर अली की शिकायत की परवाह नहीं की बल्कि उसी को उल्टा सीधा सुना दिया, इसीलिए क्रोध में आकर वजीर अली ने वकील की हत्या कर दी। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिए,
तीसरा प्रश्न है, पद से हटाए जाने के बदले में वजीर अली को क्या दिया गया? तो देखिए इसका उत्तर है कि पद से हटाए जाने के बाद वजीर अली को 3 रुपए सालाना, सॉरी 3 लाख रुपए जो थे वो 3 रुपए सालाना वजीफा मुकर्रर कर दिया गया। अब ये 3 रुपए नहीं है, यहाँ पर जो हमारा पैसेज था उसमें दिया गया था कि उसको 3 लाख रुपए, ठीक है, तो वो जो है थोड़ा गलत आ गया है, तो हम उसको सही कर देंगे कि 3 रुपए नहीं है, 3 लाख रुपए है, ठीक है। 3 लाख रुपए सालाना जो है वजीफा मुकर्रर कर दिया गया। तो इस तरीके से 2012 में ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, ठीक है, ये 2012 में पूछा गया। अब जो है आगे का देखते हैं हम लोग। प्रश्न दूसरा, कारतूस पाठ में सादत अली को किस प्रकार का व्यक्ति बताया गया है? तो ये प्रश्न है 2017 का। तो 2017 में, अब इसका उत्तर देखते हैं, सादत अली अवध के नवाब आसिफ उद्दौला का छोटा भाई था और आसिफ उद्दौला के कोई लड़का नहीं था। अतः सादत अली यह मान बैठा था कि बड़े भाई के बाद वही अवध का नवाब बनेगा। परंतु तब वजीर अली का जन्म हुआ तो उसके सपने चकनाचूर हो गए और सादत अली कर्नल का दोस्त भी था। कर्नल ने उसे अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए अवध के तख्त पर बिठाया था। सादत अली एक ऐश पसंद आदमी था। तो हमारे यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था, भाई सादत अली कैसा था, तो सादत अली एक ऐश पसंद इंसान था और उसने जो है अंग्रेजों से दोस्ती करी और अपनी मतलब अपनी जो जायदाद थी उसमें से उनको दे दिया ताकि वो आराम से रह सके, अंग्रेज उनको कोई जो है परेशान ना करे, उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो इसीलिए वो अंग्रेजों से मिल गया। इस तरीके का वो व्यक्ति था, उसको अपने देश से, अपने लोगों से कोई मतलब नहीं था, एक स्वार्थी तरह का वो इंसान था। अगला है, कर्नल ने वजीर अली के बारे में क्या क्या सुन रखा था, कारतूस पाठ के आधार पर बताइए। तो देखिए, कर्नल को वजीर अली की कहानियां सुनकर रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं, यानी वो उसके बारे में सुनता है कि ये तो बिल्कुल रॉबिन हुड की तरह है। रॉबिन हुड की ही तरह वजीर अली के मन में भी अंग्रेजों के खिलाफ बहुत अधिक नफरत भरी पड़ी थी। वजीर अली भी रॉबिन हुड की ही तरह बहादुर था और अंग्रेजों को अपने देश से निकालना चाहता था, ठीक है। तो ये जो प्रश्न पूछा गया था ये 2019 में पूछा गया था, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग आगे प्रश्न 4 की ओर। प्रश्न 4 में ये जो कि 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है, ये है, आपसी फूट के कारण भारत ने इतने वर्षों तक दूसरों का गुलाम रहा, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? कारतूस एकांकी के आधार पर कारण सहित उत्तर दीजिए। भाई आपसी फूट, आपस में झगड़ा करा करके और इतने सालों तक जो हमारा देश जो है वो गुलाम रहा, तो उसके बारे में हमें बताना है। 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए उत्तर है, इस कथन से हम पूर्ण यानी पूरे तरीके से सहमत हैं क्योंकि आसिफ उद्दौला व सादत अली दोनों रिश्ते में भाई थे, अवध के तख्त पर आसीन थे, यानी अवध के तख्त पर बैठे थे। लेकिन जैसे ही वजीर अली का जन्म हुआ और एक वह जाबाज सिपाही के रूप में अस्तित्व में आया तथा सादत अली को अवध का तख्त अपने हाथ से जाते हुए दिखा, वैसे ही सादत अली अंग्रेजों से जाकर के मिल गया और सादत अली ने उन्हें बहुत जागीरी और हाथी घोड़े दे दिए। इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि आपसी फूट के कारण, यानी वजीर अली और सादत अली जो हैं, इन दोनों के आपसी फूट के कारण, दोनों का नेचर यानी जो उनका व्यवहार था वो अलग अलग होने के कारण जो है, उसके कारण भारत इतने वर्षों तक दूसरों का गुलाम बना रहा। अगर वो दोनों मिलकर के रहते तो अंग्रेज जो है हमारे देश को गुलाम नहीं बना पाते, ठीक है। तो ये कुछ पिछले वर्षों में आए हुए जो चैप्टर हैं, हमारा 2 चैप्टर हम लोग कर चुके हैं। तीसरा चैप्टर है हमारा पतझड़ में टूटी पत्तियां। झेन की देन भी ये 2 पार्ट में बांटा गया है चैप्टर, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इनके प्रश्न भी देखेंगे, ठीक है। और ये 10 साल में जो प्रश्न पूछे गए हैं बस हम उन्हीं को कि कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया है, और एक ही प्रश्न अगर डबल बार रिपीट हुआ है तो हमने उसको यहाँ से इसको वापस उसको नहीं लिया है। यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए हैं यानी एक बार में एक ही तरीके के प्रश्न हमने यहाँ पर लिए हैं। तो झेन की देन, पतझड़ में टूटी पत्तियों में पहला प्रश्न है, झेन की देन के आधार पर लिखिए कि चाय पीने के बाद लेखक में क्या परिवर्तन
महसूस किए। तो देखिए ये 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो क्या परिवर्तन देखते हैं लेखक में। तो लेखक के दिमाग की जो रफ्तार धीमी पड़कर बंद सी हो गई और उसे सन्नाटा भी सुनाई देने लगा। दूसरा, भूत और भविष्य से परे वर्तमान की वास्तविकता का एहसास हो गया, क्योंकि भूत पिछले पुराना जो समय है उसमें और आने वाले समय में उलझा हुआ था, तो वो सब भूल गया और वर्तमान में ही जीने लगा। और जीवन का आनंद लेते हुए वर्तमान उसे अनंत काल तक जितना जो है विस्तार लगने लगा, यानी अनंत काल बहुत लंबा जो है उसको लगने लगा। तो ये परिवर्तन जो है लेखक में आते हैं और ये 2011 में पूछा गया था। आगे देखिए प्रश्न नंबर 2, जो कि पूछा, ये भी एक पैसेज के रूप में 2012 जो है में पूछा गया था पैसेज। अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं, ये भी हमारा झेन की देन वाले से लिया हुआ है, या भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं। हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्यत काल में। असल में दोनों काल मिथ्या है। मिथ्या का मतलब होता है झूठ है। एक चला गया है और दूसरा आया नहीं है। हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सत्य है, उसी में जीना चाहिए। चाय पीते पीते उसी दिन मेरे दिमाग में भूत और भविष्य दोनों का काल उड़ गए थे। केवल वर्तमान क्षण सामने था और वह अनंत काल जितना विस्तृत था, अनंत काल तक फैला हुआ मुझे महसूस हो रहा था। ये प्रश्न हमारा 2012 में पैसेज के रूप में पूछा गया है और उसमें से 3 सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे हैं। पहला है, खट्टी मीठी यादों और रंगीन सपनों का तात्पर्य समझाइए। तो इसका उत्तर है, खट्टी मीठी यादों से तात्पर्य वह यादें जो हमने अपने भूतकाल में देखी हैं। भाई आने वाले को तो हमें पता नहीं, जो पहले देख चुके हैं वो, और जिनका हम स्मरण आज भी करते हैं। स्मरण यानी उसको आज भी हम याद करते हैं। रंगीन सपनों से तात्पर्य है वह सपने जो हम अपने आने वाले कल के लिए देखते हैं और उसके बारे में हम सोचते हैं। खट्टी मीठी यादें, ठीक है। तो ये जो है भूत, और रंगीन सपने यानी भविष्य की बात, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न है, हमारे समस्त प्रयास वर्तमान के लिए क्यों होने चाहिए। तो देखिए, हमारे जो समस्त प्रयास वर्तमान के लिए इसलिए होने चाहिए क्योंकि अभी हमारे सामने वही है और वही सत्य है। भूतकाल और भविष्य काल तो एक मिथ्या है, एक झूठ है, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, चाय पीने के बाद लेखक को किन परिवर्तनों का अनुभव हुआ। तो देखिए, चाय पीने पीते पीते लेखक के मन में भूत और भविष्यत काल उड़ गए चुके थे। उनके सामने सिर्फ वर्तमान काल था और वह अनंत काल तक के लिए विस्तृत था, यानी उसी के लिए काफी लंबे समय तक फैला हुआ था, ठीक है। तो ये हमारे जो 3 प्रश्न हैं वो यहीं पूरे होते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, गिन्नी का सोना। क्योंकि ये जो चैप्टर है पतझड़ में टूटी पत्तियां, 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो गिन्नी का सोना जहां आदर्शों की बात की गई है, और दूसरा है झेन की देन जहां पर मानसिक जो है शांति उसके लिए बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ जो प्रश्न है वो है, गिन्नी का सोना पाठ के आधार पर लिखिए कि कौन से मूल्य शाश्वत हैं। शाश्वत का मतलब होता है लंबे समय तक रहने वाले। इन मूल्यों की जीवन में उपयोगिता बताइए, क्या उपयोगिता है। तो देखिए, इस पाठ के अनुसार आदर्शों के मूल्य शाश्वत हैं। आदर्शों के जो मूल्य हैं, है ना, वो हमारे लंबे समय तक रहने वाले हैं। आज के लोग प्रतियोगिता वाले दौर में जी रहे हैं जहां उन्हें आदर्शों का कोई मतलब नहीं रहता या नहीं लगता। उनके अनुसार आदर्श बेमानी है, लेकिन आज के युग में भी कोई भी सफल व्यक्ति अपने जीवन में आदर्शों को महत्व जरूर देता है, यानी उसके सफलता का जो राज है, सफल वो जो हुआ है वो अपने आदर्शों के कारण ही होता है, ठीक है। और ये जो हमारा प्रश्न था जो कि हमने अभी देखा, तो ये प्रश्न आया था हमारा 2012 में इसको पूछा गया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न है वो भी यहाँ पर भी 2017 में पैसेज देकर के 3 सब्जेक्टिव प्रश्न। असल में दोनों काल मिथ्या है, एक चला गया है, दूसरा आया नहीं है। हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सत्य है, उसी में जीना चाहिए। चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग में भूत और भविष्य दोनों काल उड़ गए थे, केवल वर्तमान क्षण सामने था और वह अनंत काल जितना विस्तृत था। ये क्वेश्चन जो है हमारा वही रिपीट हुआ है कि अब इसमें प्रश्न थोड़े चेंज हो गए हैं। गद्यांश में किन 2 कालों के बारे में बात की गई है और उनकी क्या विशेषता है। तो गद्यांश में जो है वर्तमान काल
इस गद्यांश में भूतकाल और भविष्यकाल इन दो कालों की बात की गई है और भूतकाल जो बीत गया है और भविष्यकाल आया ही नहीं है, ये दोनों काल ही झूठे हैं, मिथ्या हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है लेखक ने किस काल को सत्य माना है और क्यों? तो लेखक ने वर्तमान काल को सत्य माना है, उसी में जीना चाहिए, जो आज चल रहा है वो ही सत्य है और उसके हर क्षण को हमें जीना चाहिए, क्योंकि अगर हम उस क्षण को नहीं जीते हैं तो ये समय चला जाएगा और वापस नहीं आएगा। ठीक है, तीसरा है गद्यांश से लेखक क्या समझाना चाहता है? तो देखिए, लेखक के अनुसार सत्य केवल वर्तमान है। भाई हम जो समय हमारा निकल रहा है यही सच है, आने वाला किसने देखा और जो बीत गया है उसका तो कुछ कर ही नहीं सकते, हमें उसी में जीना चाहिए। हम अक्सर या तो गुजरे जमाने की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य में के रंगीन सपने देखते रहते हैं। तो ये जो है हमारा प्रश्न है। अगला प्रश्न नंबर 5 जो कि 2017 में पूछा गया है, जापान में मानसिक रोग के क्या कारण बताए गए हैं? उससे होने वाले प्रभाव का उल्लेख करते हुए लिखिए कि इसमें टी सेरेमनी की क्या उपयोगिता है। चाय पीने की जो कला है उसको कहा गया है टी सेरेमनी, तो उसकी क्या उपयोगिता यहाँ पर बताई गई है। तो देखिए, और इसमें भी कुछ प्रश्न पूछे गए हैं कि प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, इसको जो उत्तर है वो हमने पॉइंट्स में बनाया है। तो देखिए, पहला, क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था कारण बताना है मानसिक रोग के, तो पहले हमने उसी को और फिर बाद में उसका नीचे हमने इसकी टी सेरेमनी के बारे में इसका आंसर निकाला है। तो देखिए, जापान के लोग प्रगति में अमेरिका से स्पर्धा कर रहे हैं, यानी उससे प्रतियोगी कंपटीशन कर रहे हैं, इसीलिए उनके दिमाग जो है बहुत तेज गति से दौड़ रहा है। वे एक ही महीने का काम एक दिन में ही पूरा कर लेना चाहते हैं। तीसरा है, वे पहले से ही तेज चलने वाले दिमाग को और तेज चलाना चाहते हैं, क्योंकि दिमाग की भी तो एक स्पीड है, ऐसा थोड़ी है कि आप जितना तेज चलाना चाहोगे उतना चला पाओगे, चलते चलते वो एक दिन रुक जाएगा। और फिर है उनका मानसिक तनाव इतना बढ़ गया, भाई दिमाग को जितना तेज चलाओगे तो मानसिक तनाव बढ़ना ही है, इतना बढ़ जाता है कि दिमाग का इंजन ही टूट जाता है। उपयुक्त कारणों के कारण जापान में 80% लोग मानसिक रोगों के शिकार हैं। टी सेरेमनी में शांति से बैठकर लगभग 1.5 घंटे तक एक एक बूंद करके चाय पीनी पड़ती है, जिससे दिमाग की रफ्तार शांत हो जाती है और मानसिक राहत मिलती है। तो ये हमारी टी सेरेमनी की से जुड़ा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, शुद्ध आदर्श गिन्नी का सोना की तुलना सोने से और व्यवहारिकता की तुलना तांबे से क्यों की गई है? पतझर में टूटी पत्तियां पाठ के आधार पर बताना है, इसके बारे में लिखना है। ये 2017 का हमारा प्रश्न है। तो देखिए, शुद्ध आदर्श शुद्ध सोने की तरह होते हैं, जिस प्रकार शुद्ध सोना जो है किसी प्रकार की शुद्ध सोने में किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती, उसी प्रकार शुद्ध आदर्शों में भी किसी प्रकार की मिलावट नहीं की जा सकती। शुद्ध आदर्शों में भी किसी प्रकार का समझौता नहीं होता है, वह पूर्णतः शुद्ध होते हैं, इसीलिए उसे सोना कहा गया है। व्यवहारिकता एक प्रकार से तांबा है, जिस प्रकार सोने को गिन्नी सोना बनाने के लिए उसमें तांबा मिलाया जाता है, उसी प्रकार आदर्शों में व्यवहारिकता का तांबा मिलाया जाता है। तांबा सोने को चमक और मजबूती देता है पर उसकी शुद्धता खो देता है। इसी प्रकार व्यवहारिकता देखने में तो अच्छी लगती है पर उसके पीछे के एक शुद्ध आदर्श खो जाते हैं। और ये जो प्रश्न है ये 2017 में हमसे पूछा गया था। ठीक है, तो ये हमारा इसका उत्तर हुआ। अगला बढ़ते हैं हम लोग 2019 में जो प्रश्न पूछा गया है इस चैप्टर से, झेन की देन में किस बात को प्रतिपादित किया गया है, उस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो इसका उत्तर है हमारा, जापान के 80% लोग तनाव के कारण मन से अस्वस्थ हैं, यानी मन से खुश नहीं हैं, और इसके कारण बहुत सारी बीमारियां जो हैं उनके उसके अंदर मनुष्य के अंदर हो जाती है। इसका कारण उनके जीवन की बढ़ती रफ्तार है, यहाँ कोई चलना नहीं बल्कि यहाँ कोई चलता नहीं है बल्कि दौड़ता है। अमेरिका से प्रतिस्पर्धा के कारण 1 महीने में पूरा होने वाले काम को 1 दिन में ही पूरा करने की कोशिश की जाने लगी है। दिमाग की रफ्तार वैसे ही हमेशा तेज रहती है, उसकी रफ्तार और तेज करने से दिमाग का तनाव बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसी कारण जापान में मानसिक रोग बढ़ गए हैं। भाई पूछा गया था कि भाई मानसिक रोग इसमें क्या चीज बताना चाहता है, तो मानसिक रोग जो उत्पन्न हो रहे हैं इसके कारण उसी को यहाँ पर बताना चाहा है।
ठीक है। और ये जो हमारा इसका अंतिम प्रश्न है इसी चैप्टर के, वो है हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सत्य है, उसी में जीना चाहिए। जैन की देन पाठ के आधार पर पाठ से उद्धृत लेखक का यह कथन वर्तमान परिस्थितियों में कहाँ तक सत्य है, क्या आप इससे सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर हमें इसका बताना है। और ये प्रश्न जो है 2021 में हमसे पूछा गया था और इसका उत्तर देखिए। अक्सर हम भविष्य की रंगीन काल्पनिक दुनिया में जीने लगते हैं या फिर बीते हुए दिनों की खट्टी मीठी स्मृतियों में उलझ जाते हैं। हम या तो भूतकाल में जीते हैं या फिर भविष्य में, लेकिन दोनों ही मिथ्या हैं, यानी दोनों ही झूठे हैं। एक बीत चुका है और दूसरा अभी आया ही नहीं है। लेखक मानता है कि हमारे सामने जो वर्तमान है वही सत्य है, हमें उसी में जीना चाहिए। वर्तमान काल अत्यधिक विस्तृत होता है। वर्तमान में जीने वाले का जीवन सरल तथा आदर्शपूर्ण हो सकता है, क्योंकि भविष्य उसे चिंतित नहीं करता और भूतकाल उसे परेशान नहीं करता। इस तरह जीवन की सारी गुत्थियां स्वयं ही सुलझ जाती हैं। भाई हम जब जब इस चीज का बैलेंस बना करके रखेंगे, एक संतुलन बना करके रखेंगे कि हमें जो अभी जीवन हम जो जी रहे हैं उसको पूरे तरीके से जिएं, तभी हम जो पिछली पुरानी जो यादें हैं और जो आने वाला है उसमें नहीं रहेंगे, तो हम अभी के समय को बहुत अच्छे से जी पाएंगे। तो ये हमारे जो हमने 3 चैप्टर गद्य भाग के लिए हैं, उससे पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्नों का हल आप लोगों को मैंने यहाँ पर बताया है। आशा करती हूँ आपको इन प्रश्नों के जरिए आपको जो आपके आने वाले जो एग्जाम है उनमें मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।